फॉर्म किए हुए थे, पता नहीं अभी तक नहीं देख रहे हैं किसी को। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, है ना। कंपोनेंट्स था गैस टरबाइन पावर प्लांट पे, न्यूमेरिकल, ब्राइटन साइकिल का टीएस एंड टीएस डायग्राम, है ना। ये सारा हमने ड्रॉ किया था, टीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम वगैरह, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल लिए हैं। गैस टरबाइन का ये लास्ट पॉइंट होगा, कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज ऑफ गैस टरबाइन, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना। कौन कौन सा कंपोनेंट है? कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है, ठीक है। कंबस्टर क्या है? कंबशन चैम्बर, इसमें फ्यूल को बर्न किया जाएगा, एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को मिक्स करके। देन गैस टरबाइन, है ना, गैस टरबाइन जिससे पावर प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। ये गैस टरबाइन। तो मेनली ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब बाकी जो है, अगर इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो हम क्या क्या लगाते हैं? इंटरकूलर यूज करते हैं। ये सारे ऑक्सिलियरी कंपोनेंट्स होंगे, ये मेन कंपोनेंट नहीं होंगे। मेन कंपोनेंट्स 3 ही होते हैं, टरबाइन, कंप्रेसर, कंबस्टर एंड गैस टरबाइन, ठीक है। एंड ऑक्सिलियरी कंपोनेंट, जैसे आपको प्लांट की इफिशियंसी इंप्रूव करनी है तो 2 कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलर यूज करते हैं, ठीक है। इससे कंप्रेशन वर्क रिक्वायरमेंट जो होती है वो लेस हो जाती है। देन रीजनरेटर है, रीजनरेटर का वर्क होता है कि हीट रिक्वायरमेंट इन कंबशन चैम्बर को रिड्यूस कर देना, ठीक है। सो सम ऑफ दिस आर डिस्क्राइब बिलो। ओके, सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट लेंगे, कंबशन चैम्बर, जिसको कंबस्टर बोला जाता है, ठीक है। कंबस्टर का मेन रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, क्या क्या उसका वेरियस रिक्वायरमेंट्स है, कंबशन चैम्बर कैसा डिजाइन करना चाहिए, ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एयर एंड फ्यूल को जो मिक्स किया जाएगा उनका कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन अगर नहीं होता है तो क्या इफेक्ट होगा? हीट प्रोड्यूस कम होगा, उससे जो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड कंप्लीट कंबशन अगर होता है तो उसमें कार्बन डिपॉजिट्स वगैरह भी नहीं होंगे, कंप्लीट कंबशन अगर होगा तो, ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा? कंप्लीट कंबशन का इफेक्ट, हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, मींस मैक्सिमम फ्यूल के पास जो एनर्जी है वो यूज किया जा सकता है कंप्लीट कंबशन से, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस अटेन हो सकता है, ठीक है। सो कंप्लीट कंबशन, ऐसा कंबशन चैम्बर डिजाइन करना चाहिए जिससे कंप्लीट कंबशन इंश्योर हो, ठीक है। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, हाई रेट ऑफ कंबशन विथ मिनिमम प्रेशर लॉस, ठीक है। प्रेशर लॉस का यहाँ पे क्या है कि देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे ये कंबशन होता है, ठीक है, ये आइडियली हम मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ लॉसेस होंगे, प्रेशर लॉस होगा। तो मिनिमम प्रेशर लॉस हो, यानी हाई रेट ऑफ कंबशन मींस फास्ट कंबशन प्रोसेस होना चाहिए, एंड मिनिमम प्रेशर लॉस होना चाहिए कंबशन चैम्बर के अंदर। देन कंबशन कार्बन डिपॉजिट मस्ट नॉट बी फॉर्म, कार्बन डिपॉजिट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट्स होंगे तो जो कंबशन प्रोडक्ट होगा उसके साथ कार्बन क्या होगा? गैस टरबाइन में जाएगा, देन गैस टरबाइन के ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। सो कार्बन डिपॉजिट मस्ट नॉट बी फॉर्म अंडर एनी एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। ईज ऑफ इग्निशन एंड स्टार्टिंग, ठीक है। ये जो कंबशन का इग्निशन है, जो कंबशन स्टार्ट होता है, इग्निशन होता है, वो इजीली होना चाहिए। इग्निशन मस्ट बी रिलायबल अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। जैसे यहाँ पे इग्निशन का इफेक्ट क्या बता रहा है कि जैसे मान लीजिए जो गैस टरबाइन हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन में जो यूज होता है गैस टरबाइन, ओके, तो वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे आपको पता है प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है इग्निशन पे। तो वही यहाँ पे है कि जो इग्निशन है, इग्निशन एंड स्टार्टिंग है, ये रिलायबल होना चाहिए अंडर वेरियस ऑपरेटिंग कंडीशन। अगर प्रेशर टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए उस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए? इग्निशन जो है वो
इंश्योर होना चाहिए, ठीक है। यानी इग्निशन जैसे मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट अभी टेक ऑफ कर रहा है, मीन जमीन पे है, तो यहाँ पे जो इग्निशन जिस तरह से हो रहा है उसी तरह हायर एल्टीट्यूड पे भी इग्निशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, इट शुड हैव मिनिमम हीट लॉस। कंबशन चैम्बर ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि वहां से हीट लॉस कम हो, ठीक है। कीप द टेम्परेचर ऑफ गैस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लेड मटेरियल यूज। अब ब्लेड मटेरियल का क्या है? ब्लेड मटेरियल यूज का मतलब है यहाँ पे कि जो टरबाइन ब्लेड का मटेरियल यूज किया जाता है टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टरबाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट है। ये नहीं कि आप कितना भी टेम्परेचर पे गैस को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के आगे जो ब्लेड का मटेरियल सिलेक्ट किया हुआ है उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, अगर उससे ज्यादा गैस का टेम्परेचर हो जाए तो स्ट्रेसेस वगैरह बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ब्लेड फेल हो सकता है गैस टरबाइन का, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस आपको पता है ना, थर्मल स्ट्रेस, हायर टेम्परेचर पे कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, थर्मल स्ट्रेस। तो हायर टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे जो कंबस्टर है, कंबस्टर में कंबशन जो हो रहा है तो गैस का टेम्परेचर को लिमिट रखे, है ना, एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं जाने दे, क्योंकि उससे ज्यादा जाएगा तो जो ब्लेड का मटेरियल है उसका एक सर्टेन लिमिट है मैक्सिमम टेम्परेचर का, एंड उससे ज्यादा एक्सीड अगर टेम्परेचर होगा तो ब्लेड का मटेरियल फेल हो सकता है। इट शुड हैव हाई डिजायर्ड टेम्परेचर एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। It should have desired temperature and velocity distribution at inlet to the turbine, ठीक है। जितना velocity and temperature की requirement है वो fulfill होनी चाहिए at the inlet of turbine. Volume and weight must be kept within reasonable limit depending on its application, ठीक है। Reliability and serviceability with reasonable life, उसका लाइफ, रिलायबिलिटी, सर्विसिंग वगैरह जो होती है, ठीक है, एक सर्टेन रीजनेबल लाइफ होना चाहिए, नहीं कि 1 साल में कंबशन चैम्बर खराब हो गया। एक उसका जो कॉस्ट है उसके हिसाब से एक लाइफ होनी चाहिए, 10 साल 20 साल या 5 साल जो भी होगा, उसका एक सर्टेन लाइफ होनी चाहिए, उसके बीच में उसकी रिलायबिलिटी एंड सर्विसेबल होना चाहिए, ठीक है। थॉरो मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट एयर, देन फ्लेम शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड स्टेबल। फ्लेम कहने का मतलब क्या है, जो फ्यूल बर्न होगा तो फ्लेम जनरेट होता है ना, जैसे आप लैंप को जलाते हो, ठीक है, जो केरोसिन ऑयल वाला लैंप होता है तो उसका एक फ्लेम होता है, उसी तरह से जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर को बर्न किया जाएगा, इग्नाइट किया जाएगा तो फ्लेम जनरेट होगा, एंड वो फ्लेम सस्टेन करना चाहिए, यानी कि फ्लेम स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद बुझ गया, ठीक है। तो फ्लेम सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए एंड स्टेबल होनी चाहिए जब तक कंप्लीट कंबशन ना हो जाए, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, फ्लेम शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड स्टेबल। All the above criteria must be satisfied to some degree, however their importance is decided on its application, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर का डिस्कशन किया है ये तो रिक्वायरमेंट हो गई। अब एक टाइप का कंबशन चैम्बर यहाँ डिस्कस किया गया है, वो swirl वेन टाइप कंबशन चैम्बर है, ठीक है। swirl वेन टाइप कंबशन चैम्बर, द एयर फ्रॉम कंप्रेसर इज सप्लाइड टू द कंबशन चैम्बर। कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसको सप्लाई किया जाएगा कंबशन चैम्बर में, एंड 15 to 20% ऑफ एयर एंटर इनटू प्राइमरी जोन। तो कंबशन चैम्बर जो है, swirl टाइप कंबशन चैम्बर जो है उसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। तो प्राइमरी जोन में जो टोटल अमाउंट सप्लाई हो रहा है, कंप्रेसर जितना एयर को सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 100 kg एयर को सप्लाई कर रहा है, तो 100 kg में से 15-20%, 15-20 kg किस में जाना चाहिए, प्राइमरी जोन में चला जाएगा। प्राइमरी जोन जो कंबशन चैम्बर का है उसमें सप्लाई होगा, ठीक है। एंड रिमेनिंग क्या होगा, रिमाइंडर एयर इज पास थ्रू द केसिंग। तो केसिंग के थ्रू, अभी डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में
ये swirl टाइप कंबशन चैम्बर है। इनलेट, यहाँ पे ये इनलेट पोर्शन है, यहाँ से एयर इन करेगी। कहाँ से? जो कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर आ रही है वो यहाँ से कंबशन चैम्बर के अंदर इन करेगी, ठीक है। एंड देन ये केसिंग है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या है? केसिंग। केसिंग के थ्रू एयर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये केसिंग हो गया कंबशन चैम्बर का। और ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट, इसमें देख रहे हैं 3 जोन है, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड टर्शियरी जोन, ठीक है। टर्शियरी को डायलूशन जोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी जोन वही वहां पे लिखा था कि प्राइमरी जोन में जो एयर सप्लाई किया जा रहा है उसका 15 to 20% एयर सप्लाई होगा, एंड रिमेनिंग जो 80 to 85% एयर है वो सप्लाई हो जाएगा किसके थ्रू? आगे सेकेंडरी जोन एंड टर्शियरी जोन में चला जाएगा थ्रू केसिंग, ठीक है। देन यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर यूज किया गया है, ठीक है। ये फ्यूल इंजेक्टर है या नोजल बोल सकते हैं। यहाँ से फ्यूल इन करेगी एंड यहाँ पे नोजल के थ्रू स्प्रे होगा, ठीक है। एंड ये जो प्राइमरी जोन से 15% एयर आ रहा है उसके साथ मिक्स होकर यहाँ पे फ्यूल को इग्नाइट किया जाएगा एंड यहाँ पे फ्लेम जनरेट होगा। देन इस फ्लेम को आगे फ्लेम प्रोपैगेट होगा एंड आगे सेकेंडरी जोन में रिमेनिंग एयर जो है वो मिक्स होगा, और रिमाइंडर एयर जो बाकी एयर है, मान लीजिए यहाँ पे 50% एयर सेकेंडरी जोन में मिक्स हो गया, देन और बचा हुआ एयर टर्शियरी जोन में मिक्स होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी जोन में कंबशन होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा एंड टेम्परेचर ऑफ गैस बढ़ जाएगा, और एक सर्टेन टेम्परेचर लिमिट जो बात किया था कि जो टरबाइन ब्लेड का मटेरियल है तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर लिमिट है, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये टर्शियरी जोन है, इसमें जो एयर है यहाँ से इन करेगा एंड जो गैस है उसको डाइल्यूट कर देगा। डाइल्यूट करने का मतलब एयर का अमाउंट बढ़ जाएगा एंड उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायलूशन जोन है ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जो सर्टेन लिमिट जो टेम्परेचर की बात की गई है तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। एंड फाइनली जो बर्न्ट गैसेस है, हाई टेम्परेचर प्रेशर गैसेस जो है ये टरबाइन में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। टरबाइन के अंदर इन करेगा, टरबाइन ब्लेड के ऊपर फ्लो होगा एंड देन टरबाइन ब्लेड को रोटेट करेगा। तो कंबस्टर जो हम लोग देखे थे, कंप्रेसर एंड टरबाइन के बीच में जो कंबशन चैम्बर हम यूज करते थे तो उसका एक ये टाइप है, ठीक है, swirl वेन कंबशन चैम्बर। तो अगर पूछा जाएगा कंपोनेंट्स में, मान लीजिए कंबशन चैम्बर आपको पूछता है तो ये एक कोई भी कंबशन चैम्बर का आप मान लीजिए swirl वेन टाइप का आप डिस्कशन कर सकते हैं उसका डायग्राम वगैरह बनाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, प्राइमरी जोन में क्या होता है, सेकेंडरी जोन में क्या होता है, टर्शियरी जोन में क्या होता है, उसी का डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। हाई वेलोसिटी ऑफ एयर फ्रॉम कंप्रेसर इज रिड्यूस इन डिफ्यूजर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजर सेक्शन यूज किया गया है। ये जो आप होल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये जो होल्स है, ठीक है, ये होल्स क्या है? डिफ्यूजर सेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिफ्यूजर सेक्शन में high velocity of air from compressor is reduced in diffuser section and fuel is spread through fuel nozzle into the air stream। तो एयर स्ट्रीम जो है उसके अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा थ्रू नोजल and to give a self-piloting flame in the air stream, some of the burning mixture in the primary zone is recirculated back to the incoming air and fuel, ठीक है। It is done by introducing primary air through twisted radial veins called swirl veins। तो ये जो है पोर्शन आपका ये swirl वेन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये swirl वेन है एंड ये रोटेट करता रहता है। देन यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है, एयर स्ट्रीम में एंड मिक्सिंग होने के बाद मिक्सचर इन द प्राइमरी जोन में ये मिक्सिंग होगी, बर्निंग द मिक्सचर इन प्राइमरी जोन इज रिसर्कुलेटेड बैक। उसको फिर से रिसर्कुलेट किया जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑन टू द इनकमिंग एयर ऑफ द एंड द फ्यूल,
इट इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग, एंड ये कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे ट्विस्टेड रेडियल वेन्स लगे होते हैं जो ये काम करता है, ठीक है। इट रिजल्ट इनटू अ वोर्टेक्स मोशन will induce a region of low pressure along the axis of combustion chamber, and there are other method of flame stabilization which shall be discussed later, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है। At a distance away from free vortex created by swirl wind dies down and pressure become almost uniform and flame travel in forward direction. It mixes with the secondary air pass through the perforated in the tube at velocity of 30 to 60. परफोरेटेड क्या होता है, ये जो स्मॉल होल्स होते हैं इसी को बोलते हैं परफोरेटेड। तो ये जो ट्यूब्स है इसके अंदर स्मॉल होल्स है एंड सेकेंडरी जोन में यहाँ से एयर इन करेगा, ठीक है, कितना 30 to 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड इट हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द कंबशन इफिशिएंटली, ठीक है। देन फाइनली गैस आर डाइल्यूटेड। टर्शियरी जोन में गैस का डाइल्यूशन होगा। फाइनली गैसेस आर डाइल्यूटेड बाय रिमाइंडर एयर कॉल्ड टर्शियरी एयर, ठीक है। लास्ट में जो अमाउंट ऑफ एयर बचा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी एयर। ये टर्शियरी एयर क्या होगा, टर्शियरी जोन में थ्रू परफोरेटेड जो ट्यूब है उसके अंदर इन करेगा एंड जो बर्न्ट गैसेस है उसको डाइल्यूट कर देगा। इट हेल्प्स इन लिमिटिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस। इसका मेन पर्पस क्या है, इट लिमिट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस फॉर ब्लेड मटेरियल ऑफ द गैस टर्बाइन। तो ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइमरी जोन में क्या होता है, तो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, स्टार्ट होता है वहाँ पे कंबशन। सेकेंडरी जोन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो एयर है सप्लाई किया जाता है सेकेंडरी जोन में एंड ये 30 to 60 मीटर की स्पीड से सप्लाई किया जाता है एंड ये क्या करता है, कंप्लीट कंबशन में हेल्प करता है, मीन्स फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो इसको हेल्प किया करता है, ठीक है। टर्शियरी जोन में जो एयर सप्लाई होता है वो क्या करता है, तो जो गैस है बर्न्ट गैसेस है उसके टेम्परेचर को लिमिट करता है, कैसे, बाय डाइल्यूशन ऑफ एयर विद द गैसेस, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस, अब कंबशन चैम्बर से हीट लॉस हो सकता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो सकता है थ्रू टू द सराउंडिंग, क्योंकि कंबशन चैम्बर वेरी हॉट होगा, सराउंडिंग उसके रेस्पेक्ट में वेरी कोल्ड होगा, है ना। तो in order to reduce heat loss, combustion chamber is provided with lining of refractory material. Refractory material क्या होता है, ये रेडिएशन से जो हीट लॉस होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। It has an ignition system to provide a spark across the electrode of a spark plug burning of fuel, and flame tube is provided with liner of nickel alloy and cobalt alloy to sustain high temperature। मीन्स ये जो फ्लेम ट्यूब्स होते हैं वो निकल अलॉय या कोबाल्ट अलॉय के बने होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट था आपका कंबशन चैम्बर। सेकेंड कंपोनेंट इज इंटरकूलर। इंटरकूलर कहाँ पे लगाया जाता है, मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर में। एक कॉम्प्रेसर नहीं, आपको मान लीजिए 15 बार 1 बार to 15 बार प्रेशर राइज करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन यूज करते हैं, मींस 2 या 3 कॉम्प्रेसर यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए 1 to 5 बार प्रेशर को राइज किया, देन उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉम्प्रेसर में सप्लाई करते हैं, वो 5 to 10 बार प्रेशर राइज करता है एंड देन 10 to 15 बार थर्ड जो कॉम्प्रेसर है उसमें सप्लाई करके फाइनली 15 बार प्रेशर जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 कॉम्प्रेसर के बीच में हम क्या यूज करते हैं, इंटरकूलर। ये इंटरकूलर क्या करता है, आफ्टर कॉम्प्रेशन पता है आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर गैस का बढ़ जाता है, एयर का टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो एयर को कूल करने के लिए इंटरकूलर यूज किया जाता है, क्योंकि एयर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद अगर उसी टेम्परेचर पे आप सेकेंडरी कॉम्प्रेसर से कॉम्प्रेस करते हैं एयर को, तो आपको पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन यानी पावर रिक्वायर्ड बाय कॉम्प्रेसर को अगर रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, 2 कॉम्प्रेसर के बीच में इंटरकूलर यूज करते हैं एंड ये इंटरकूलर क्या करता है, जो कॉम्प्रेस्ड एयर है उसको कूल करके उसका टेम्परेचर मिनिमम कर देता है, ठीक है।
So intercooler is between the stages are used to reduce the work of compression. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे गैस को कंप्रेस करने पे पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इंटरकूलर यूज किया जाता है एंड इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट यूजिंग हाई प्रेशर रेशियो। ठीक है, हाई प्रेशर रेशियो पे जो गैस टरबाइन पावर प्लांट वर्क कर रहा है, मान लीजिए 20 बार, 25 बार, 30 बार, तो उतने ज्यादा प्रेशर एक कंप्रेसर से उतना प्रेशर हम डेवलप नहीं करते। क्यों? क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पावर रिक्वायर्ड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं एंड उस दो कंप्रेसर के बीच में आप इंटरकूलर यूज करते हैं। ठीक है, देन क्रॉस फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस फ्लो टाइप इंटरकूलर यहाँ पे दिखाया है। इंटरकूलर बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस फ्लो इंटरकूलर दिखाया है। देखिए, कूलिंग वाटर यहाँ से इन कर रही है एंड सर्कुलेट होता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। एंड ये जो है ये ट्यूबिंग है, ये ट्यूब्स लगे होंगे, तो इसके थ्रू हॉट गैस को पास किया जा रहा है। जो कॉम्प्रेस्ड हॉट गैस है उसको पास किया जाएगा, हॉट एयर को। एंड ये क्या करेगा, कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे हीट एक्सचेंज करके जो अपना हीट है ये लूज कर देगा एंड कूल एयर आपको मिलेगा। देन इस कोल्ड एयर को सेकेंडरी कंप्रेसर में सप्लाई किया जाएगा, फिर उसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगर थर्ड कंप्रेशन करना है आपको थर्ड कंप्रेसर से, तो फिर से उसके बीच में दो सेकेंड एंड थर्ड कंप्रेसर के बीच में ऐसा इंटरकूलर यूज करेंगे एंड फिर से एयर को कूल करेंगे। क्योंकि हॉट एयर को अगर कंप्रेस करेंगे तो उसका कंप्रेशन वर्क ज्यादा होगा। क्लियर? तो इंटरकूलर याद रखिएगा, इंटरकूलर यूज किया जाता है दो कंप्रेसर के बीच में। ओके, रीजेनरेटर, ठीक है, रीजेनरेटर किसके लिए यूज किया जाता है? जो एग्जॉस्ट गैस है, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर वेरी हाई होता है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंबशन चैम्बर में जो हीट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर हम वहां पे कंबशन चैम्बर के अंदर पहले ही हॉट एयर को सप्लाई करें, ठीक है, हॉट एयर मैं बोल रहा हूँ, हॉट गैस नहीं, हॉट एयर को सप्लाई करें, तो उसको एंड फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आया? हेलो, सर समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे मान लीजिए कोल्ड एयर को कंबशन चैम्बर में सप्लाई करते हैं और उसको फ्यूल के साथ मिक्स करके कंबशन कराते हैं, तो हीट रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा एक सर्टेन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए। मान लीजिए आपको 800 डिग्री सेल्सियस पे टरबाइन के अंदर गैस को सप्लाई करना है, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर एयर का टेम्परेचर वेरी लो है एंड उसको आप सप्लाई करते हैं किसके अंदर, कंबशन चैम्बर के अंदर, तो उस एयर एंड फ्यूल को मिक्स करने के बाद उसको बर्न किया जाएगा। कंबशन होने के बाद टेम्परेचर 800 तक राइज करना है, ठीक है ना? तो 800 तक टेम्परेचर राइज करेंगे तो फिर उसको हम गैस टरबाइन में एक्सपैंड करेंगे। बट यहाँ पे जो 800 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करनी है, तो उसके लिए मास ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? वहीं पे उसके रेस्पेक्ट में अगर हॉटर गैस एयर को सप्लाई किया जाए, कोल्डर एयर के बजाय हॉटर एयर को सप्लाई किया जाए जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मास ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा। वही 800 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करने के लिए उसका जो मास ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट होगा डिक्रीज हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, इफिशियंसी इंप्रूव होती है। तो रीजेनरेटर का फंक्शन यही है कि जो हॉट एयर है, जो कंप्रेसर से जो एयर आ रहा है, उसको और ज्यादा हीट करके कंबशन चैम्बर के अंदर सप्लाई करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड एयर इन हो रहा है। कॉम्प्रेस्ड एयर इन हो रहा है मीन्स ये कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्रेसर से आ रहा है।
ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस रीजनरेटर एक हीट एक्सचेंजर है, सिंपली एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कॉम्प्रेस्ड एयर इन किया। ठीक है, एंड देन यहाँ से एग्जॉस्ट गैस जो टरबाइन से बाहर निकल रही है वो यहाँ से इन कर रही है। ठीक है, और ये ट्यूब्स है, तो इस ट्यूब के अंदर ये कॉम्प्रेस्ड एयर इन किया एंड इधर से ये हॉट गैस इन किया। ठीक है, तो ट्यूब के ऊपर जब हॉट गैस फ्लो होगा तो ट्यूब का सरफेस हीट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है उस हीट गेन करके फाइनली हीटेड कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर निकलेगा। यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, जो कॉम्प्रेस्ड एयर था, कंप्रेसर से जो एयर आ रही थी, है ना, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। कैसे? बाय यूजिंग द हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट गैस जो टरबाइन से बाहर निकल रही थी, उस एग्जॉस्ट गैस का हीट यूज करके यहाँ पे हमने क्या किया, कॉम्प्रेस्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये हॉट एयर, कॉम्प्रेस्ड एयर, जो हॉट कॉम्प्रेस्ड एयर है, ये सप्लाई किया जाएगा कंबशन चैम्बर में। अगर मान लीजिए ये वाला आप सप्लाई करते तो हीट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती, अब ये वाला जब सप्लाई करेंगे तो हीट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। वहां पे जो हीट एडिशन किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो वो अमाउंट कम हो जाएगा। वो अमाउंट कम होने से क्या फायदा होगा, मास ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, सो रीजनरेटर क्या करता है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ प्लांट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इम्प्रूव द थर्मल इफिशियंसी ऑफ प्लांट। It reduces the fuel consumption and improve the thermal efficiency of plant. ठीक है, तो रीजनरेटर एक कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्यूल इंजेक्टर। जो फ्यूल इंजेक्टर हमने देखा कंबशन चैम्बर में, जो फ्यूल इंजेक्टर था, जो नोजल था, फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा था एयर स्ट्रीम में, एंड एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बनने के बाद वो इग्निशन स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, इग्निशन हुआ, देन कंबशन हुआ। ठीक है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर जो है फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो कंबशन चैम्बर यूजिंग लिक्विड फ्यूल। ठीक है, लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, नीडेड टू बी इंजेक्टेड इन मीटर्ड क्वांटिटी। मीटर्ड क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स क्वांटिटी, मीन्स जितना रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये मीटर्ड क्वांटिटी मीन्स एक जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन, मीन्स डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कितना फ्यूल को सप्लाई करना है कंबशन चैम्बर के अंदर, तो उसी को बोलते हैं मीटर्ड क्वांटिटी। अंडर प्रेशर एज टू फॉर्म कोनिकल स्प्रे। ठीक है, कोनिकल, इसमें क्या किया जाता है, फ्यूल ऐसे ही सीधे डाल नहीं दिया जाता है, फ्यूल को एयर के अंदर स्प्रे किया जाता है। जो एयर स्ट्रीम आ रही है, कॉम्प्रेस्ड एयर स्ट्रीम इन कर रही है किसके अंदर, कंबशन चैम्बर के अंदर, उस एयर स्ट्रीम में क्या करना है, फ्यूल को स्प्रे करना है ताकि अच्छी मिक्सिंग हो, एंड एयर एंड फ्यूल का बेटर मिक्सिंग होगा तो कंबशन जो है वो कंप्लीट कंबशन हो सकता है। अगर बेटर मिक्सिंग नहीं होगी, मान लीजिए आप फ्यूल को डायरेक्टली डाल देंगे, स्प्रे नहीं करेंगे, स्प्रे आप समझते हो ना, स्प्रे क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वो ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर फ्यूल को ऐसे ही मान लीजिए 50 ml फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, तो 50 ml डायरेक्टली लिक्विड फॉर्म में एक जगह डाल दिया, तो वो क्या होगा, एयर के साथ मिक्सिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इंश्योर करना है कि एयर एंड फ्यूल जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो, तभी जाकर वो उसका बर्निंग जो होगा, जो कंबशन होगा, वो कंप्लीट होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इसके लिए कोनिकल स्प्रे वेरी फाइन पार्टिकल्स में स्प्रे करेगा फ्यूल्स को। ठीक है, ऑफ द साइज 50 to 100 माइक्रॉन्स, मीन्स जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स का साइज जो होगा वो कितना होगा, 50 to 100 माइक्रॉन्स होगा। ठीक है, माइक्रॉन्स का नाम माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर, तो उस ड्रॉपलेट का साइज 10⁻⁻6 मीटर, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा ड्रॉपलेट होगा। ठीक है, एंड उतने छोटे ड्रॉपलेट को जब स्प्रे करेंगे हम एयर स्ट्रीम के अंदर, तो एयर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एंड देन हम इंश्योर हो सकते हैं कि ये जो कंबशन होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा। वही ड्रॉपलेट का साइज अगर बड़ा हो जाए तो कंप्लीट कंबशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम यूज किया जाता है, जो फ्यूल को स्प्रे करता है इन वेरी फाइन पार्टिकल्स
50 to 100 माइक्रॉन्स। इट हेल्प्स इन रैपिड इवेपोरेशन। अब देखिए एक ड्रॉपलेट अगर बड़ा साइज हो, फ्यूल का ड्रॉपलेट का साइज बड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट कंबशन यानी जो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन टाइम बढ़ जाएगा, है ना। अगर ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होगा तो उसको हीट मिलेगा, देन इवेपोरेशन होगा। एंड वहीं पे ड्रॉपलेट का साइज वेरी स्मॉल हो तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में आप उसको स्प्रे करते हैं तो रैपिड इवेपोरेशन होता है फ्यूल एंड मिक्सिंग ऑफ वेपर विथ एयर। दस द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या क्या है, ठीक है, समझ में आया ना। स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि वो इजीली इवेपोरेट हो जाए एंड वो जो वेपर है एयर के साथ मिक्स होके कंप्लीट कंबशन को इंश्योर करे, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, टू सप्लाई द मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फ्लो, मीन्स जो जितनी अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट है कंबशन चैम्बर के अंदर उतना फ्यूल को सप्लाई करे, उसी को बोलते हैं टू सप्लाई द मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फ्लो। टू एटोमाइज द फ्यूल, एटोमाइज करने का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द फ्यूल इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना। मीन्स जब स्प्रे करेगा, वाटर को देखते हो, वाटर आप गाड़ी वगैरह धोने के लिए ले जाते हो तो उन लोग नोजल से वाटर को स्प्रे करता है गाड़ी के ऊपर, तो इतने फाइन पार्टिकल वाटर के होते हैं, ठीक है, कि वो यानी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में वाटर ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो फ्यूल पंप है, ये एटोमाइजर जो है, ये क्या करता है, एटोमाइज द फ्यूल, मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स में फ्यूल को ब्रेक करके स्प्रे करना, ठीक है। तो मीटर्ड क्वांटिटी पहला रिक्वायरमेंट हो गया कि जितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की उतनी सप्लाई करे, एंड दूसरा क्या है, वेरी फाइन पार्टिकल में जो फ्यूल है उसको ब्रेक करके सप्लाई करे, ठीक है, एयर के साथ मिक्स करे। द रिक्वायरमेंट ऑफ इंजेक्टर फॉर कंबशन चैम्बर ऑफ अ गैस टर्बाइन are to have wide spray over the large area to provide additional surface for oxidation, means large surface area होगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन यानी उसका होगा। पेनेट्रेशन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, जैसे डीजल इंजन में पेनेट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि पेनेट्रेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द टाइप ऑफ इंजेक्टर जनरली यूज्ड आर, जो इंजेक्टर यूज किया जाता है जनरली यूज जो इंजेक्टर होते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल या सॉल्ट टाइप एटोमाइजर। पेंट्रेशन क्या होता है? क्या पेंट्रेशन क्या होता है? पेनेट्रेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे डेप्थ ऑफ कंबशन चैम्बर जो है तो पेनेट्रेट करे, मीन्स जो इंजेक्टर है फ्यूल को जब इंजेक्ट करेगा तो एंड तक पेनेट्रेट करना चाहिए, मीन्स कंबशन चैम्बर का एक लेंथ होगा ना, ठीक है। यस सर। कंबशन चैम्बर का लेंथ थ्रू आउट द लेंथ वो फ्लो होना चाहिए, मीन्स वो स्प्रे जो है पूरे कंबशन चैम्बर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में जैसे देखिए इसमें अलग केस है, जो डीजल इंजन होती है एंड ये जो आप कंबशन चैम्बर पढ़ रहे हो, ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको डीजल इंजन का पता है कैसे वर्क होता है, पिस्टन एंड सिलेंडर होता है, उसके अंदर एयर को कॉम्प्रेस किया जाता है, ठीक है, एंड कॉम्प्रेस्ड एयर के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे एयर की कोई वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो जब एक्सपेंशन होगा, जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा तो वो थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर जो स्प्रे है वो जाना चाहिए एंड एयर के साथ कंप्लीटली मिक्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एयर की वेलोसिटी है, यहाँ पे एयर स्थिर नहीं है, यहाँ पे एयर सम वेलोसिटी से प्राइमरी जोन में जा रहा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी जोन में जा रहा है, टर्शियरी जोन में जा रहा है, मीन्स यहाँ पे एयर की ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो सिर्फ एयर में आपको क्या करना है, स्प्रे कर देना है। तो थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर वो पेनेट्रेट करे ऐसा जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मीन्स फ्यूल जो है कंप्लीटली एंड तक पहुंचे जरूरत नहीं है, प्राइमरी जोन में मिक्सिंग हो जाएगी, लेकिन सेकेंडरी जोन में और एयर उसके साथ मिक्स होकर कंप्लीट कंबशन करेगा,
एंड टर्शियरी जोन में और एयर मिक्स होगा एंड उसका टेम्परेचर को लिमिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एयर के पास वेलोसिटी है एंड डीजल इंजन में एयर के पास वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। पेनेट्रेशन मीन्स कंबशन चैम्बर के एंड तक जाना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और स्वॉल टाइप एटोमाइजर जो यूज करते हैं, इसका शेप देख लीजिए। ठीक है, ये रोटेट होता रहता है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, उसी का ये इनलार्ज पोर्शन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेंजेंशियल फीड पोर्ट, ये ऐसा रोटेट हो रहा है, मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रहा है एंड यहाँ से फ्यूल क्या हो रहा है, बाहर की तरफ यहाँ से निकल रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या देगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। एंड यहाँ से कोर एयर है, एयर कोर। ये एयर कोर क्या है, ये मिडल वाला पोर्शन जो देख रहे हो आप, ये एयर कोर है। तो एयर की कुछ वेलोसिटी है, मीन्स यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल मिक्स होगा तो उसके पास दो कंपोनेंट होगी, एक एक्सियल वेलोसिटी होगी एंड एक सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी होगी, मीन्स टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, एंड उसकी वजह से ये क्या होगा, बाहर की तरफ फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर निकलेगा। ठीक है, एंड देन यहाँ से ये जो ओरिफिस है, यहाँ से जो एयर जो मिक्सचर बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ऐसा कोनिकल डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, कोनिकल डायरेक्शन में, जैसे आप नोजल देखते हो ना गाड़ी धोने वाला, तो एक स्मॉल होल होता है, वहां से ऐसे कैसे फव्वारे की तरफ बाहर की तरफ कोनिकल डायरेक्शन में पानी निकलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो फ्यूल है, फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर जो है, ये यहाँ से कोनिकल डायरेक्शन में ऐसे बाहर निकलेंगे और ये जितना बड़ा कोन बनाएगा उतना सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो इन दिस फ्यूल इज फेड टू कोनिकल वोर्टेक्स swirl चैम्बर। ठीक है, वायर टेंजेंशियल फीड, ये जो टेंजेंशियल फीड है उसके थ्रू फ्यूल को फीड किया जाएगा, विच इम्पार्ट द swirl एक्शन टू द फ्लो। ठीक है, देन swirl चैम्बर डज नॉट रन फुल बट हैव वेपर एंड एयर कोर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ axial and tangential component of velocity causes a hollow conical sheet of fuel issued। ये जो tangential and axial velocity जो होगी, ये इंश्योर करेगा कि ये कोनिकल स्प्रे कितने एंगल का होगा। ठीक है ना, ये कोनिकल फॉर्म में जो स्प्रे हो रही है, ये स्प्रे कितने एंगल पे ये होगा। ठीक है, conical sheet of fuel to issue from discharge of the orifice। The cone angle of spray depends on the ratio of axial and tangential velocity। ठीक है, तो axial and tangential velocity पे डिपेंड करेगा cone angle। Conical sheet of fuel then break up into air stream into a spray of fine droplets, and breakup of fuel droplet and its distance from orifice is function of injection pressure। मीन्स कितने प्रेशर पे इसको सप्लाई किया जा रहा है, तो ये कितने दूर तक स्प्रे जाएगा वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, इंजेक्शन प्रेशर कितना है। देयर विल बी अ सर्टेन मिनिमम फ्यूल प्रेशर एट विच फुल्ली डेवलप्ड स्प्रे विल बी इश्यूड। तो एक सर्टेन मिनिमम प्रेशर होगा जिससे स्प्रे को इश्यू किया जाएगा थ्रू द नोजल। हाउएवर एक्चुअल नीडेड प्रेशर आर स्लाइटली अबव दिस। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको पूछा जा सकता है, अगर पूछेगा कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये डायग्राम ड्रॉ करके उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिएगा, उसका रिक्वायरमेंट क्या है ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 मेन कंपोनेंट थे। इसके आगे जो है आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक्सेसरीज है। टैकोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, टू स्पीड मेजर द स्पीड। लिब्रिकेटिंग ऑयल पंप किसके लिए यूज किया जाता है, तो बियरिंग वगैरह में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए लिब्रिकेटिंग ऑयल पंप यूज किया जाएगा। जो लिब्रिकेटिंग ऑयल को प्रेशर के साथ फ्लो कराएगा ऑयल को इन द बियरिंग्स, एंड उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है रिड्यूस होगा। फिल्टर किसके लिए यूज किया जाता है, जो एयर कंप्रेसर के अंदर इन कर रही है, तो एटमॉस्फेरिक एयर पता है आपको पॉल्यूटेड होता है, उसके अंदर डर्ट होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए कंप्रेसर के इनलेट पे फिल्टर यूज किया जाएगा।
स्टार्टिंग मोटर किसके लिए यूज किया जाएगा? तो गैस टरबाइन अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, कंबशन जब स्टार्ट होगा तभी तो गैस टरबाइन स्टार्ट होगा ना। लेकिन इनिशियली कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई तो सिस्टम चाहिए, तो उसको स्टार्टिंग मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? स्टार्टिंग मोटर की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद है आपको गवर्नर मैकेनिज्म, ये फ्यूल कितना सप्लाई करना है वो गवर्निंग मैकेनिज्म से डिसाइड होगा। गवर्निंग मैकेनिज्म देखेगा कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से फ्यूल को सप्लाई किया जाएगा। मफलर, मफलर क्या करता है? साइलेंसर में यूज किया जाता है ना नॉइज कंट्रोल के लिए, तो वही यहाँ पे मफलर यूज किया जाएगा नॉइज कंट्रोल के लिए एट द इनलेट एंड एग्जिस्ट दोनों